क्योंकि इस गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक इसी समय हमारी संसद में एक बहस चल रही है, बहुत जोश हो से, बहुत गर्माहट है, बहुत शोर है। वहां पर बहस है कि पहलगांव पहलगांव आतंकवादी हमले के लिए दोषी कौन है, इसकी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर क्या था, सफल था असफल था, उसकी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए। इस शोर से बहुत दूर मैं आपको ले चल रहा हूँ, राजस्थान के एक गांव में, उस गांव के एक आंगन में, जहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक माँ की सिसकियां सुनाई देती हैं, जिसके दो बच्चे थे। वो दोनों बच्चे उस समय मर गए जब वो स्कूल में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, विद्या का दान मांग रहे थे। उसी समय स्कूल की छत गिरी, वो दो बच्चे मर गए। मरे कुल 8 थे, लेकिन एक ही परिवार के दो बच्चे भी मर गए। कुछ दिन, 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा था, तभी स्कूल का गेट गिरा, तो उस बच्चे की मौत हो गई। ऐसे समय में जब 6-8 बच्चे एक साथ मरते हैं, एक बच्चा स्कूल के गेट से नीचे मर जाता है, इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं होती, कहीं कोई आवाज, कहीं कोई बहस, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इसकी जिम्मेवारी किसकी है, नैतिक जिम्मेवारी किसकी है, आपराधिक जिम्मेवारी किसकी, कौन है इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार। इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक एक करके हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन एक, जैसा कि संगम में मैंने सुना है, प्रयागराज में गंगा और जमुना दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। तो इस आज के कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान है पंकज चतुर्वेदी जी, जिनको आप बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे। जो भी पढ़ने लिखने का शौकीन है, वो एनबीटी के संपादक रहे, और देश के जो जाने माने बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा पर, बच्चों पर जिन्होंने काम किया, पंकज जी उनमें से एक हैं। वो दिख नहीं रहे, लेकिन आप उनकी आवाज सुन पाएंगे। पंकज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इसके लिए प्राइमरी जिम्मेवारी किसकी है। उन शिक्षकों की जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, क्या उनने छत बनाई थी? या वो लोहे का गेट जो आज एक बच्चे पे गिरा, वो क्या शिक्षक लोहे का गेट लगाते हैं? या डीएम की जो दम्भ भरते हैं, क्या मुखिया है शहर के? या उन मंत्री की जो आलीशान कारों में घूमते हैं? या मुख्यमंत्रियों की जो उन खटोलों में घूमते हैं और कहते हैं कि हम मुखिया हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है? अगर बच्चों की मौत लगातार स्कूलों में हो रही, इस लापरवाही का जिम्मेवार आप प्राइमरी रूप से किसको मानते हैं, पंकज जी? हालांकि मैं इसमें किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेवार मानने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आज ये घटना हो गई तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं है, ये ओल्ड नॉर्मल है भारत के लिए। भारत का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए किए जाने वाले हर काम को कंपेशन समझा जाता है कि हम उन पे एहसान कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा हो, हमारे परिवार में भी तो है क्या कि हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन को इतना लाइटली लिया है, और हम अभी तक इस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर क्यों मिडिल क्लास तक आते आते बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है, हायर सेकेंडरी तक का ड्रॉप आउट रेट बहुत क्यों बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब आप जिस राजस्थान में ये घटना हुई है, अब आप सोचिए राजस्थान के कुल बजट का 6%, 6% स्कूल एजुकेशन पर खर्च होता है, और उसके बावजूद राजस्थान में आज की तारीख में 32% स्कूलों में बिजली नहीं है। जिन स्कूलों में बिजली और नहीं आती उनकी संख्या अलग है। 9% स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, और टॉयलेट की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। तो हम किसको रोएं? आज एक घटना हो गई तो एक टीचर जिम्मेवार नहीं है उसके लिए? क्या एक नियमित कहीं पर ऐसा कोई तंत्र है कि बिल्डिंग्स का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ब्लैक बोर्ड का, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स का जो अनुपात है, इसका कोई सही तरीके से नियमित आकलन होता है क्या? मैं आपको एक चीज बताऊं, कश्मीर, कश्मीर को सब लोग बहुत याद कर रहे हैं, सबको कश्मीर चाहिए। कश्मीर का मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, कश्मीर में हायर सेकेंडरी तक के 24,241 स्कूल हैं, और 24,241 स्कूल में से 18,724 स्कूल सरकारी है। लेकिन उसके बावजूद वहां पे 46% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं।
वहां पे 119 ऐसे स्कूल हैं जहां पर 238 टीचर की पोस्टिंग तो है, लेकिन बच्चों की संख्या शून्य है। ये जो आंकड़े मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं, हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के लिए लापरवाह हैं। मैं आपको पूरे यूरोप के कुछ हिस्सों की बता रहा हूं। यूरोप के कई देशों में देखा, वहां पर प्राइमरी स्कूल के टीचर का चयन, प्राइमरी स्कूल के टीचर का सैलरी वो कॉलेज के प्रोफेसर से ज्यादा होती है, और ज्यादा कड़े तरीके से उनको सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक प्राइमरी एजुकेशन मजबूत नहीं होगी तब तक हम हायर एजुकेशन पर नहीं जा सकते। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हम लोग इंतजार करते हैं कि बच्चे भाग जाएं, मिस्त्री बन जाए, भीख मांगने लगे, रिक्शा चलाने लगे, फिर जो बचेंगे तो उन पे हम गर्व करते घूमेंगे। देखिए, असल चीज है कि हम किसको दर्द करें। अकेले बिल्डिंग गिरने की समस्या नहीं, इस देश में हर साल 100 घटनाएं ऐसी होती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और रोड एक्सीडेंट में उनको ले जाने वाले व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया। अभी भोपाल में डीएम ने ऑर्डर किए कि ई रिक्शा से बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। पेरेंट्स कह रहे हैं हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई बसेस नहीं दी है। जो पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इतना महंगा है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये जो है, हम कह सकते हैं पंकज कि जी, शब्द सीखने की पंकज जी, जी सरकार का जी। पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, सरकार का पैसा जो जा रहा है सबसे ज्यादा किस में चला जाता है? हमारे पास में टीचर्स का सैलरी। आप देखिए ना कि जो नॉन प्लान, देखिए हर जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक प्लान बजट, एक नॉन प्लान बजट। अब आप देखिए हम लोग क्या है कि टीचर्स की सैलरी पे खर्च करते हैं, और टीचर को क्या काम में लगाते हैं? मट्टी का तेल वो बांटेगा, आधार वो बनाएगा, मतदाता सूची वो तैयार करेगा, है ना, परिवार नियोजन का काम वो करेगा, 26 जनवरी 15 अगस्त की झंडी वो हिलवाएगा। जितने कार्यक्रम है गांव स्तर पर होने, वो मास्टर के सिर पे हैं। और अब चलिए मास्टर जो पंकज है जी, देखिए, हम आपके पास आते हैं वापस। हमारे साथ अनुपमा सिंह जी हैं, जो ब्यूरो चीफ हैं, विभिन्न अखबारों की रही हैं और अभी भी भोपाल में कार्यरत हैं। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनुपमा जी, एक बात हम जानना चाहते हैं कि एक स्कूल, पेरेंट्स ने जाके कहा कि स्कूल की छत कमजोर है, टूटने वाली। उन्होंने कहा आप 200 रुपये जमा कर दी, हम इसको ठीक करवाएंगे। सारे पेरेंट्स ने 200 रुपये जमा किए, लेकिन स्कूल ठीक नहीं हुई, छत गिरी और बच्चे मर गए। एक वाहन ने एक स्कूल का गेट में टक्कर मार दी, 2 महीने से वो गेट टूटा है अनुपमा जी, और वो गेट आज बच्चे पे गिर गया, एक बच्चा मर गया। आपको लगता नहीं कि ये मामले नैतिक जिम्मेवारी से ज्यादा आपराधिक जिम्मेवारी के हैं, और इसकी जांच होकर किसी न किसी व्यक्ति को, जो भी जिम्मेवार है, दोषी पाया जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए? अनुपमा जी। देखिए, जब राजस्थान का जो हादसा हुआ छत गिरने के बाद, उसके बाद एक मैं रील देख रही थी, और रील देखते देखते स्क्रॉल करते करते एक रील पे पहुंची, जहां बच्चे ने वो रील बनाई, लेकिन उसका संदेश बहुत अच्छा था। उसने कहा कि हमारे देश में स्कूल मजबूत नहीं है, उनका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा जो सरकारी स्कूल है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता हर किसी की, एक आम आदमी की नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिरों का, हमारे यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है नए निर्माण का। नए निर्माण कहाँ चल रहे हैं? मंदिरों पे चल रहे हैं। लेकिन जो बच्चे कल का भविष्य है, उनको सुधारने के लिए ना अच्छे स्कूल बन पा रहे हैं, ना जो हमारे स्कूल है उनको रिपेयर किया जा रहा है। तो वो रील बड़े एक संदेश के रूप में मुझे लगी, और मैंने उसे लाइक भी किया, सेव भी किया है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो इतनी अच्छी एक संदेश एक छोटे बच्चे ने दिया। मैं मंदिरों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत आस्तिक हूँ, और बहुत पूजा पाठ करती हूँ। उसके बावजूद भी मेरा कहना ये है कि जब तक वो नींव, जो हमारे नौनिहालों की नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक हम कितने भी सनातनी हो जाएं, कितने भी हम देश को कहें कि हिंदूवादी देश है, हमारा देश अभी से नहीं, पहले से ही हिंदूवादी देश था, और है, और अनुपमा आगे जी, भी रहेगा। अनुपमा जी, आपको नहीं लगता कि मंदिर बनेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो देश ज्यादा तरक्की करेगा बजाय स्कूलों के?
देखियो, भगवान तो कहते हैं, अभी सावन चल रहे हैं, भोलेनाथ हैं हमारे, और भोलेनाथ तो केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप उसका निर्णय, वो अगर कैसे प्रसन्न होंगे कि अगर उनके बच्चे रो रहे होंगे, उनके बच्चे दबकर मर रहे होंगे, उनके बच्चों के ऊपर साया नहीं होगा, तो भगवान प्रसन्न मंदिरों से नहीं होंगे, अनुपा भगवान जी, एक प्रसन्न आखिरी होंगे आपकी सवाल इससे आस्था से। पहले कि मैं विनय पाठक जी के पास जाऊं। जो स्कूल नहीं बन पाया ना, जब उसमें देखने हादसा हो गया, वहां पे जो वीआईपी आने थे उनके लिए 24 घंटे में रोड बन गई। जी अनुपा जी। देखिए, बिल्कुल आप देखिए ना कि स्कूल का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन वीआईपी आ रहे हैं तो नई सड़कों का निर्माण हो जाता है तुरंत। जो सड़कों का निर्माण सालों से नहीं होता, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर हो जाता है कि प्रधानमंत्री का है या सीएम का वहां पे आना है, या वीआईपी जो भी वीआईपी है उनका आना होता है, तो सारी व्यवस्था चकाचौंध हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे कि हम सच में भारत में रह रहे हैं या हम भी विदेश पहुंच गए हैं। कि जिस तरह से अभी शिवपुरी विधायक के एक विधायक प्रहलाद वो लोधी का बयान आया था कि पहले सड़कें तो अमरीशपुरी जैसी थी, लेकिन आज श्रीदेवी जैसी हो गई है। तो जब श्रीदेवी जैसी वीआईपी है। आते हैं तो वाकई में श्रीदेवी जैसी सड़कें दिखाई देती एक हैं। एक और छोटी सी आज बात की हो स्थिति अनुपा जी, एक छोटी सी बात हो, इस विषय से मैं भटक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात। ये जो इस तरह की जो महिलाओं के अपमान किए जाते हैं इन नेताओं के द्वारा, ये क्या मामला है? वैसे इसका छोटा जवाब दीजिए, क्योंकि अपना विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा। देखिए, ये विषय सच में नहीं है, ये सोच दर्शाता है कि आपकी सोच कहाँ है। आपकी सोच निर्माण में नहीं है, लेकिन सुंदर अगर कोई स्त्री दिखती है तो उसकी तुलना आप उससे कर देते हैं। चलिए आप ठीक है विनय निर्माण पाठक जी। कीजिए। विनय पाठक जी, ये जो स्कूल है ये किस तरह के हैं? चलिए, ना हेमा मालिनी, ना अमरीश पुरी, ना श्रीदेवी, ना ओमपुरी, इन सबको भूल जाइए। स्कूल किस तरह के हैं जो बच्चों की जान ले रहे हैं, और इनसे शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा, प्रोफेसर विनय पाठक? देखिए, कोई भी घटना होती है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, अगर कोई भी घटना होती है तो उसका असर, व्यापक असर पड़ता है शिक्षा पे। मगर जिस तरह से आज हम लोग बात कर रहे हैं, और जैसा पंकज जी की एक लाइन जो सबसे पहले इन्होंने कही कि घटना होने के बाद हम सवाल कर रहे हैं, और सिर्फ सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं। सामाजिक उदासीनता इस तरह की घटनाओं की प्राथमिकता से जिम्मेदार जिम्मेदार अगर उस कहीं का भी समाज वहां की जिम्मेदारी नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल हम लोगों में एक ट्रेंड चल गया है। जैसे आपने 200 रुपए की बात कही कि हम 200 रुपए दे के ठेका दे दिए समाज का, अपने बच्चों का ठेका दे दिए कि 200 रुपए में स्कूल की छत मास्टर बनवाएगा या इंजीनियर बनवाएगा। आप बताइए, क्या जहां ये घटना हुई वहां समाज नहीं है, वहां अभिभावक नहीं है, वहां प्रधान नहीं है? सब लोग हैं, मगर हम प्रधान से उम्मीद कर रहे हैं, डीएम से उम्मीद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं, मगर अपने से कोई उम्मीद नहीं कर रहे। नहीं नहीं विनय जी, वहां के और लोगों ने सुन, 200 रुपए इकट्ठा किया और स्कूल हाँ, ठीक दो करवाने के दो लिए। दो सौ इकट्ठा करके किसी को दिया, खड़े होके स्कूल को स्कूल बनवा। हाँ, वही स्कूल को गलत। ठीक करने के लिए। हाँ, खड़े होके स्कूल बनवाए। 200 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्कूल में काम चल रहा है, वहां भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम समय दे रहे हैं, अपने लिए नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी सत्ता, और जब विनय जी, भी जो ये सड़क रोड से बन गई, विनय जी, जो ये रोड बन गई वीआईपी को देखने के लिए, जो दुख हाँ, जताने के लिए लोग आए 24 घंटे में, यहाँ पे कहाँ समाज है, कहाँ डीएम है, कहाँ वो मैं सरकार है, कहाँ मैं पीडब्ल्यूडी है? जी। मैं वही बता रहा हूँ। जो रोड बन गई 24 घंटे में, वहां डीएम है, डीएम का प्रमोशन है, ट्रांसफर है, उसका कंसंट्रेशन एकदम फिक्स है दो चीजों में। एक, सड़क बनेगी तो कमीशन आएगा। दूसरा, मंत्री जी नाराज ना हो जाएं, इसलिए सड़क तुरंत बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। मगर अगर समाज का इतना दबाव हो कि पूरा समाज नाराज हो जाएगा और मेरा जीना मुहाल कर देगा, घेर लेगा, अगर स्कूल में भ्रष्टाचार होगा, तो वही अधिकारी वहां 24 घंटे खड़े होकर काम करेंगे। मैं दूसरी बात चलिए आपको कहता विनय हूँ कि हम्म, जी, चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल निर्मला मैडम से पूछे। वो जबलपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और मध्य प्रदेश की जी, विभिन्न समितियों की सदस्य भी हैं। एक सवाल जो मैं पंकज जी से पूछना चाह रहा था, लेकिन लिंक टूट जाएगी। पंकज जी से हम पूछेंगे कि समाज रोटी का भी संघर्ष करे और स्कूल भी बनवाए, रोड भी बनवाए, अपन इसके बाद चलेंगे। लेकिन उसके पहले निर्मला मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं
कि जो सीक्वेंस है कि स्कूल खराब थी, लोगों ने रिक्वेस्ट की भैया ठीक करवा दो, ठीक नहीं करवाई गई, फिर दूसरा विकल्प दिया गया कि लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके ठीक करवाई, लेकिन उतना पैसा नहीं था गरीब लोगों के पास कि अच्छे से स्कूल ठीक हो पाए। दूसरी घटना के एक वाहन ने टक्कर मार दी, गेट 2 महीने तक खराब डला रहा, आज एक बच्चे पे गिरा, वो बच्चा मर गया। हम आपसे कानूनी पक्ष जानना चाहते हैं, क्या इन घटनाओं के लिए जांच होनी चाहिए? उस जांच में कोई दोषी होता है तो क्या उन पर आपराधिक धाराएं बनती हैं? ये हम आपसे कानूनी पक्ष इसका जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आलोक जी, इस पर कानूनी धारा बनती है। मैं आपको पहला पहलू बताना चाहूँगी कि जब भी कोई शासकीय भवन बनता है या शासकीय सड़क बनती है, शासन द्वारा बनवाई जाती है, तो उसकी एक म्याद तय होती है कि ये इतने वर्ष तक के लिए है, 40 वर्ष, 50 वर्ष, इसके बाद उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अब ये उपयोग के लायक नहीं है और वहाँ पर उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, ये नियम में है। परंतु देखने में आ रहा है कि शासन के द्वारा किसी भी बिल्डिंग का समय अवधि निकल जाने के बाद भी उसका उपयोग किया जा रहा है, ऐसी सड़कों का उपयोग किया जा रहा है, उस नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा है। संभवतः ये काफ़ी पुराना भवन था, तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कितने वर्षों के लिए बनाया गया था। जब भी कभी एमबी साइन होती है, वहाँ पे लिखित में होता है कि कितने वर्षों के लिए भवन उपयुक्त है। इसके बाद उसको डुप्लीकेट करके डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो पहले तो ये ज़िम्मेदारी देखना होगी और ज़िम्मेदारी निश्चित रूप से शासन प्रशासन की है, कंसर्न डिपार्टमेंट की है। सेकंड, अगर ये देखें कि इसको कहेंगे गैर इरादतन हत्या, और इसके अंतर्गत अगर अपन सीआरपीसी में देखें तो 304 ए का अपराध बनता है कि आपकी लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। अगर बीएनएस में देखें तो 106 बीएनएस के अंतर्गत अपराध बनता है ये। यदि यदि आपको ये दिख रहा है कि बिल्डिंग खराब है और उसके बाद भी उस बिल्डिंग का आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आता है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है और कंपनसेशन फाइन का भी प्रावधान है। इसमें एक चीज और देखने वाली कि एक मामला हुआ था काफी समय पहले, 2001 का एक जजमेंट है मेरे पास में, एमएस ग्रेवाल एंड अदर्स वर्सेस दीपचंद सूद एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था कि पिकनिक के लिए बच्चे गए हुए थे और वहां पे एक हादसा हो जाता है, वाटर बॉडी में बच्चे जाते हैं। उस समय एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने उसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी पूरे स्कूल के टीचर्स के ऊपर जो लेकर गए थे उन पर, प्रशासन के ऊपर लागू की थी कि इट्स योर वाइकेरियस लाइबिलिटी कि आपने उन बच्चों को जिनको आप लेकर के गए थे उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो टीम जिन पर भवन समिति, हर स्कूल में एक टीम होती है भवन समिति, उनकी लापरवाही है, प्रिंसिपल की लापरवाही है, कलेक्टर की लापरवाही है और राज्य शासन के विरुद्ध भी वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। तो इस प्रकार से आपराधिक मामला भी बनता है और इसमें गहन जांच भी होना चाहिए और उन बिंदुओं को भी सामने आना चाहिए जिन पर लापरवाही की गई है। जी पंकज जी, जो हम आपसे जो सवाल पूछेंगे उससे पहले मैं विनय पाठक जी की एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। विनय जी कह रहे हैं कि समाज कहीं ना कहीं इसमें कमजोर रहा, समाज ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, उसे इस बात के लिए संघर्ष करना चाहिए था, स्ट्रगल करना चाहिए था, स्कूल को ठीक करवाना चाहिए था। मेरा आपसे पूछना है कि गरीब आदमी, किसान आदमी खेत में भी जाएगा, अपने काम भी करेगा, स्कूल के लिए संघर्ष भी करेगा, कैसे पॉसिबल है क्या ये सब? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे दुर्भाग्य क्या है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को हम लोगों ने गदहिया समझ रखा है। अब बहुत अभद्र शब्द है, लेकिन ईमानदारी की बात ये, जब हम लोकसभा का चुनाव होता है तो हम सांसद से उम्मीद करते हैं कि गांव का स्कूल बनवाए, और जब गांव के सरपंच का चुनाव होता है तो सरपंच से हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान जाके ईंट से ईंट बजा दे। एक गांव में एक एक विलेज कमेटी होती है, उस विलेज कमेटी में सरपंच भी होता है और गांव के लोग भी होते हैं और पंच भी होता है। लेकिन पंकज जी, एक छोटी सी जानकारी, इस इलाके से 21 साल से लगातार सांसद हैं दुष्यंत जी, उनकी मां 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं जी। नहीं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, मैं सांसद से उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि गांव का स्कूल देखेगा। मैं इस प्रकार की सियासत के पक्ष में नहीं हूं। उस गांव की हर परिस्थिति का जिम्मेवार जो त्रिस्तरीय हमारी जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है उसका स्थानीय निकाय है। वो सरपंच क्या कर रहा था, वो पंच क्या कर रहा था, वो बीडीसी क्या कर रही थी, विलेज डेवलपमेंट कमेटी हर गांव में, विलेज एजुकेशन कमेटी हर गांव में मैंडेटरी है।
मैंडेटरी है ये। देखिए आपको एक चीज और बताऊं, है क्या, हमारे यहाँ अभी पूरे राजस्थान में स्कूलों का ऑडिट शुरू हो गया है। हो सकता है उससे सटे हुए मध्य प्रदेश में भी शुरू हो जाए, लेकिन जैसे ही इसका हल्ला होगा, हम लोग क्या कि उत्सव धर्मी लोग हैं। उत्सव धर्म में हम जो है हादसों में भी अपनाते हैं। जैसे एक हादसा हो गया तो हम इसको उत्सव के रूप में मनाएंगे, चलो सोशल ऑडिट हो रहा है, जांच हो रही है, पटवारी डायरी लगा के आ जाएगा। लेकिन जब तक समाज अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगा, देखिए समाज को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। हम हर, मैं गंदा करता हूं, देखिए फिर आप कहेंगे मैं विषय से अलग जा रहा हूं, मैं गंदा टॉयलेट में करता हूं और गाली देता हूं कि टॉयलेट गंदे रहते हैं। मैं सड़क पे कूड़ा में फेंकता हूं और गाली देता हूं कि सफाई नहीं हो रही है। आखिर सफाई की जरूरत क्यों पड़े? हम आम आदमी को अभी तक 77 साल हो गए टॉयलेट में पेशाब करना नहीं सिखा पा रहे हैं यार, अच्छा पंकज जी, सीरियसली। ये तो विनय तो जी का यानी सवाल था, आप जो ये मेरा सोचिए सवाल था। कि एक अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी हर समय हमको ये तय करना पड़ेगा कि मेरा पंच की क्या जिम्मेवारी है, पार्षद की क्या जिम्मेवारी है, सांसद की क्या जिम्मेवारी है और विधायक की क्या जिम्मेवारी है। ये जो लोकतंत्र की ट्रेनिंग है, लोकतंत्र के बारे में हम सही जानकारी, हमारा लोकतंत्र क्या, हमें वोट देना है। वोट किसको देना है? जिसने मंदिर बनवाया, जिसने लाडली बहना के पैसे दे दिए। फिर जब लाडली बहना के पैसे ले लो और अपने बच्चों को स्कूल में दबवा दो, एक ही काम हो सकता है। भाई चलिए भोपाल में इतना अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक बैटरी रिक्शा जिसकी वेइंग कैपेसिटी नहीं है उतनी, उतने बच्चों को लाद के जा रहे हैं, डीएम मना कर रहा है। अब उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि पापा सुबह ऑफिस जाते हैं तो बच्चे को छोड़ते चले जाते हैं, फिर मम्मी दिन में स्कूटी से ले आती है बच्चों को, जिसके पंकज यहाँ जी, यह एक व्यवस्था छोटी नहीं सी तो बात बैटरी और, रिक्शा पंकज जी में। एक छोटी सी बात और, क्या आपको लगता है कि समाज उतना रिएक्टिव नहीं है स्कूल में? जिस तरह से बच्चे मरे, इसलिए इस तरह की घटनाएं घटती जाती हैं, बच्चे स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, समाज रिएक्टिव बहुत है। 5 करोड़ लोग हरिद्वार पहुंच गए थे कांवड़ लेके इस बार, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है कि वी आर एक्टिव हेड एंड पैसिव टैंक, समझ रहे आप? यानी हमारी जो धड़ है ना, उसके ऊपर हमारा जो जो वो तो बहुत एक्टिव है, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत ही पैसिव है। यानी हम क्या है कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, हमारी प्रायोरिटीज हैं, उनको तय नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए भाई साहब, चलिए जैसे पंकज जी, बहन जी विनय पाठक जी अनुपमा जी, आपसे सहमत नहीं है तो एक बार। एक सेकंड बस, कोई बात नहीं ना, जी अनुपमा जी की बस एक चीज को बताना चाहूंगा। जी। हम सब प्रभु परमेश्वर अल्लाह खुदाबंद की औलाद हैं। इस पूरी कायनात को उसने बनाया है। वो हमसे नाराज क्यों है जो हम उसको खुश करने के लिए पानी चढ़ाएं? वो तभी खुश होगा जब मेरे बच्चे खुशहाल होंगे, जब मेरे बच्चे शिक्षित होंगे, जब मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे। मेरा चलिए, भी वही विनय कहना पाठक है। जी कुछ कहना चाह रहे थे। विनय जी आप अपनी बात करें, फिर उसके बाद हम जी अनुपमा मैडम के पास जाएंगे। विनय जी। देखिए, बात कहने के लिए कुछ बची नहीं। जिस तरह से दोनों मंदिर हैं, एक सरस्वती का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है। अब समस्या क्या है कि जल चढ़ाने की बात को जोड़ रहे हैं कि हम स्कूल जाके नहीं देख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए स्कूल के निर्माण कार्यों को नहीं देख सकते हैं, तो आप इसके लिए, इसी के लिए आप बने हैं और ये आपके साथ होना चाहिए। 5 लाख लोग कांवड़ चढ़ाने गए, उसको इस विषय में लाने की क्या आवश्यकता है? 5 लाख लोग कांवड़ चढ़ाने गए, वो अपने लिए 5 जागरूक थे। करोड़ 5 करोड़ लोग, जो भी है, पांच करोड़ करोड़ लोग गए, जागरूक थे, पूरी व्यवस्था हुई। आप बताइए कि एक स्कूल नहीं देख पा रहा है पूरा गांव मिलके। 5-7 बीडीसी होते हैं, एक प्रधान होते हैं भाई साहब, और सारी समस्या की बात कर रहे हैं सड़क क्यों बन गई। अरे भाई, सड़क बन गई, आप स्कूल देखिए, अपना काम करिए, अपना घर होगा, तब तो आप क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठेकेदार के सर पे खड़े रहते हैं। 5:30 बजे सोचते हैं कि लेबर की एक किडनी और निकाल लें और उसके बाद उससे काम करवा लें। कुली से 5 रुपए सस्ता करवाने पे आप स्मार्ट बना दिए जा रहे हैं आज के समाज में कि बहुत स्मार्ट आदमी है, देखिए स्टेशन पे गए, 5 रुपए पुलिस छुड़वा लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं जेएनयू का छात्र था, 150 रुपए फीस बढ़ी थी। यही बुद्धिजीवी वर्ग मेरे से एक दिन सवाल किया कि भाई साहब, फीस तो 150 रुपए बढ़ रही है, आप लोग क्यों इतना आंदोलन कर रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब, ये वो समाज है जो 1 किलो आलू के साथ धनिया फ्री में लेता है, मिर्चा फ्री में लेता है। वो कह रहा है 150 रुपए फीस बढ़ी है, दे दीजिए, क्या होता है?
क्यों दे दें? हम लोग सड़क पे आंदोलन किए और इसी बुद्धिजीवी समाज और जो फ्रंट रनर मीडिया है उससे हम लोगों ने उपेक्षा झेली कि आप 150 रुपए नहीं दे सकते हैं, इतने दिन बाद फीस बढ़ रही। मैं खुद था, मेरा स्टेटमेंट है, मैंने कहा 150 रुपए फीस बढ़ी है, इसकी बात नहीं है, फीस 150 रुपए बढ़ा के नहीं देंगे, बाकी आप ले लीजिए। आप धनिया मिर्चा फ्री में लेंगे और फीस बढ़वा देंगे 150 रुपए। विनय जी, और आपकी ये बात मैं उस विधवा माँ को बता दूंगा जिसका पति जी कुछ दिन पहले कोरोना में मर गया, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों की मृत्यु हो गई। उस विधवा से मैं कह दूंगा कि उसने संघर्ष नहीं किया स्कूल बनवाने के लिए, वो जागरूक नहीं थी समाज के प्रति, उसने चेतना नहीं दिखाई स्कूल को ठीक करने के लिए, उसे संघर्ष वो नहीं करना जानती थी लोकतंत्र के लिए। मैं उस यही विधवा माँ को यही भाव सारी बातें यही आपकी बता यही दूंगा विनय जी। आलोक जी, यही भावनात्मक, इसी को कहते हैं चीजों को भावनात्मक बना के नहीं नहीं, परोसना। आपने जो मीडिया, कहा आप वो सुनिए, बात, मुझे 2 मिनट सुनिए ना, मीडिया बहुत अच्छे से करती है। उस विधवा माँ के लिए यहाँ जितने लोग पैनल में बैठे हैं, बताइए कौन जाएगा सहायता करने? कोई बताएगा कि हम 200 रुपए देंगे? उसके बच्चों को पढ़ाने की किसी ने जिम्मेदारी ली? अगर घटना नहीं होती तो मैं श्योरिटी से कहता हूं कि इस पैनल में बैठे मुझे भी उस विधवा माँ का नाम किसी को नहीं पता होगा कि उस माता का नाम क्या है, जो विधवा है, उसके पति का नाम नहीं पता होगा, और जो दोनों बच्चे मारे गए हैं, अगर मीडिया में रिपोर्ट नहीं आती तो किसी को पता नहीं होगा। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, कोई बताए कि हम कितने बच्चों के लिए शिक्षा का अरेंजमेंट करते हैं, कितने स्कूल आज तक देखने गए? हम लोगों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, हम खुश हैं, शाम को हम चैनल पे बैठ रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग हो सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो अपने गांव में जाके अपने विद्यालय की स्थिति को देखता होगा, और उसकी स्थिति खराब होगी तो उसके लिए एक कंप्लेंट लेटर लिख के दिया होगा डीएम को कि ठीक है, मैं आया था 1 साल बाद दिल्ली से, मेरे गांव के विद्यालय की स्थिति ये थी, सड़क की स्थिति ये थी, इससे मेरे गांव में जो लोग पिछड़े रह गए हैं किसी कारण से, विनय मेरी जी, तुलना पूरे में गांव वालों ने संघर्ष किया, पैसे आलोक जी, इकट्ठे करके दिए, स्कूल गिरने ठीक के की। बाद आलोक नहीं नहीं, जी, पहले पहले जब वो आलोक जी, शुरू रही थी जी। आलोक जी, मैं बात करना चाहूंगा इसमें। भाई साहब क्रांति तो बहुत कर रहे हैं, जी, सबको चैलेंज नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। एक चीज सबको नहीं कर रहा आप हूं, अपने मैक्सिमम लोगों को कर रहा हूं। अब सुनिए ना, आपका ध्यान सुन लिया हमने, अब हमको सुनिए हाँ आप। हाँ, आपको सुना ठीक तभी है, तो बोला। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं आपको 5 करोड़ रुपए कांवड़ियों के ऊपर तकलीफ हो रही है, यही बिल्कुल होगी। हमारी आप तकलीफ है कि सरस्वती हमारी, के मंदिर का, आप अरे बिल्कुल भाई, होगी। आप यदि मुझे नहीं सुनना है तो आप अपनी तकलीफ को जाहिर करते रहिए बस। हाँ सुनिए विनय देखिए जी, सुनिए मैं भी सुनिए। इस आपको बात से सुनना है सहमत नहीं, हूँ। आप लोगों की एक प्रॉब्लम यही है, आप लोग क्या है, धर्म और आस्था के नाम पर कुतर्क करते हैं। मेरा केवल ये कहना था कि जो लोग हम धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, तो हम जी, उतने जागरूक हैं कि हमें सब करना चाहिए, सरकार से व्यवस्था करवा लेना चाहिए, हेलीकॉप्टर से फूल फेंकवा लेना चाहिए। लेकिन हम गांव स्तर पर जो ग्रुप बनते हैं, जो 50-50 जी, लोग लेके जाते हैं, वो सब लोग स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर उस पर बात नहीं करते हैं। क्या वो 5 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत बड़े आस्थावान है, उनके कारण ही देश चल रहा है, बाकी तो सब निकम्मे पड़े हुए हैं यहाँ पर? क्या वो लोग कभी अपने समाज की समस्याओं के लिए एकत्र होकर खड़े होते हैं? वो नहीं होते हैं। चलिए असल चलिए, समस्या ये ये है कि समय हमारी का प्राथमिकताएं जो हैं, समय की हमारी दिक्कत है पंकज जी, प्राथमिकताएं विनय जी, अलग किस्म की हैं। हम विनय जी और प्राथमिकताएं अलग पंकज जी, कैसे? आपकी बात अगले किसी शो में जारी रखेंगे, समय कम है, हमारे पास 2 और पैनलिस्ट हैं। अनुपमा जी, वो एक शेर है कि बनना था जिसे दुल्हन वो कुंवारी माँ बन गई, तुमने अभी गरीबी का तमाशा नहीं देखा। जो गरीबी होती है ना, वो अलग भाषा बोलती है, इन बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जो रोज इस तरह से मरते हैं, जैसे अभी पंकज जी ने कहा कि वो स्कूल जा रहे हैं और किसी ने एक्सीडेंट हो गया, उनकी बस पलट गई, ऐसे लगातार बच्चों। मेरा आपसे सवाल है कि इन बच्चों की मौत इस तरह जिस तरह स्कूलों में हो रही है, स्कूल के जरिए हो रही है, इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ये एजेंडा में क्यों नहीं है किसी भी राजनीतिक लोगों के या सरकार के? अनुपमा जी। देखिए जब हमारे यहाँ बुद्धिजीवी और समझदार लोग इस तरह की बात करेंगे कि नहीं कांवड़ियों पे वो, मैं पंकज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांवड़ियों पे फूल बरसा आप कर सकते हो, लेकिन स्कूल नहीं बनवा सकते। आप 200-200 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए। अगर वो इतने सक्षम होते कि खड़े होके वो स्कूल की छत बनवा सकते,
तो वो 200 रुपए नहीं इकट्ठे करते, एक ही व्यक्ति उस छत को का निर्माण करवा सकता था। वो सक्षम नहीं थे, इसलिए 200 रुपए का चंदा किया। उनको उस 200 रुपए के लिए हो सकता है दिहाड़ी करनी पड़ी हो, अपनी दिहाड़ी में से दिया हो। आप उस स्तर पे, जहां आप जिस स्तर पे हैं, जिस जगह पे आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने ग्राउंड पर फिर नहीं देखा। ये मैं कहती हूँ, आप अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो इतनी बुरी स्थिति है कि नाले में से पार करके बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। वहां सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? वीआईपी अगर आता है तो उसका सड़क निर्माण हो जाता है, उसका रेनोवेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कि वहां क्यों नहीं होता? हमने कई सारी ऐसी खबरें दिखाई जहां पर बिजली नहीं है, तो जब हमने खबर दिखाई तो उस गांव तक, डीएम तक सूचना गई और वहां बिजली का प्रबंध हुआ। आप कहते हो कि मीडिया जमीनी स्तर पे काम नहीं करती। हम जैसे कई सारे लोग हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हम पावरफुल लोग नहीं हैं, हम एक बंद मुट्ठी हैं। हम बंद मुट्ठी खुल गई तो खाक की बंद है, तब तक ही लाख की है। चलिए अनुपमा तो जी, हम समय जितना खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आखिरी सवाल निर्मला मैडम से पूछता हूँ। निर्मला मैडम, आखिरी उम्मीद आप ही हैं, आप ही से उम्मीद है समाज को कि कुछ कानून करेगा, कुछ कोर्ट करेगा, किसी को सजा मिलेगी, किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। समाज को इस समय अगर सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता है तो समाज में वो गरीब लोग क्या कर सकते हैं? क्या हाई कोर्ट को चिट्ठी लिख सकते हैं, डीजे को चिट्ठी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं और तभी इसको समाप्त करेंगे। जी, अभी तो समाज को इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्यूमेटिव कॉग्निजेंस ले लिया है और उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा है कि राज्य सरकार के द्वारा की गई इस तरह की लापरवाही के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और आप क्या करने वाले हैं। इसके साथ उन्होंने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है कि ऐसे विद्यालय जहां पर रख रखाव संसाधनों की कमी है, आपने किस तरह से क्या व्यवस्था डेवलप की है, उसकी एक विस्तार से रिपोर्ट आप सबमिट करें। और क्यों, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे कि लोगों को चंदा करना पड़ा, चंदा करने के बाद भी उनको संसाधन नहीं मिले, इस पर भी उन्होंने, राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया हुआ है। तो अभी तो जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो अक्सर देखने में आता है कि जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो वो सेल्फ एसआईटी बनाते हैं और एसआईटी को आंसरेबल होना पड़ता है। तो वहां पर जांच की, तो इस विषय में तो कम से कम कमी नहीं है। और अब चूंकि एसआईटी बनेगी तो गाइडलाइंस भी आएंगी, तो आगे भविष्य की योजना बनेगी कि किस तरीके से रखरखाव होना चाहिए। एक हादसा होता है, उसके बाद ही लोग सतर्क होते हैं। अगर आपको गुजरात का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग वाला हादसे का ध्यान आए, आग लगी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि कलेक्टर ने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक गाइडलाइन निकाल दी थी कि एग्जिट और एंट्री डोर अलग अलग होना चाहिए, इतने बाथरूम होना चाहिए, इतनी स्टेयर्स होना चाहिए। उसके बाद पता चला था कि देश में 50% कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं। जिनके पास संसाधन थे केवल वो ही चलते रहे, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे थे और वास्तव में वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, वो बंद हो गए हैं। तो अक्सर ऐसे हादसों के बाद एसआईटी बनती है, गाइडलाइंस आती हैं, गाइडलाइंस कुछ समय लागू रहती हैं। अब मैं सभी तीनों पैनलिस्ट के विचारों को सुनने के बाद मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो गया है, हम लोग केवल स्वयं तक सीमित हो गए हैं, हम मैं से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम समाज उपयोगी कैसे बने। आलोक जी, आज जरूरत है, जो लोग लाइफ में सैचुरेटेड हो गए हैं, मैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड शब्द में बोल रही हूँ, जो आजीविका उपार्जन में लगे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रही, जो सैचुरेटेड हो गए हैं उनको आगे बढ़ करके समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम करना पड़ेगा। बिना सरकार के समाज कुछ नहीं कर सकता, बिना समाज के सरकार नहीं जाग सकती। चलिए दोनों मैडम, वाइस हमारा वर्सा समय है। यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन वो बच्चे जो हाथ जोड़ के माँ सरस्वती के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से, जब उनके ऊपर छत गिरी और वे मौत की नींद सो गए, उस प्रार्थना से लेकर उस विधवा माँ के उस आंगन तक एक सन्नाटा पसरा है जो कई सवालों को जन्म देता है। कितने सवालों को जवाब मिलेंगे, कितने सवाल खुद मर जाएंगे, ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा उस प्रार्थना से लेकर उस माँ के आंगन तक का जो सन्नाटा है, यह बहुत सारे सवाल पूछेगा, हमसे भी, आपसे भी और समाज से भी। आप सारे लोग हमारे साथ आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें की, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते।